संडे का दिन था। देशमुख ने सफेद कलर की शर्ट वो ब्लैक कलर के पैंट पहन रखी थी। देखने में देशमुख किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आज वो अवकाश पर था तो मॉल में आया हुआ था कुछ घरेलू सामान लेने के लिए। मॉल के अंदर घूमते हुए अचानक उसे पूजा दिखाई दी। पूजा ने ब्लू कलर के जीन्स व पिंक कलर की टॉप पहन रखी थी। बाल खुले हुए थे। ट्रेडिशनल ड्रेस में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। इस समय उसका सौंदर्य किसी को भी घायल कर देने के लिए काफी था। देशमुख ने देखा तो देखता ही रह गया। फिर जब पूजा की नजरें देशमुख पर पड़ी और ये देखकर कि वो उसे देख रहा है तो उसने लजाते हुए आंखें झुका ली। अपने काले घने घुंघराले केशों को ठीक करते हुए देशमुख के निकट आकर बोली, अरे आप। देशमुख की तो मानो अभी अभी होश आया हो, जैसे इससे पहले के समय में वो बेहोश हो गया हो। हाँ, वो मैं कुछ घरेलू सामान लेने आया था ना, पूजा ने कटाक्ष फेंकते हुए कहा। ठीक है देशमुख, मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, पर तुम्हें पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे। पूजा ने भी अपनी नजरें घुमाकर कहा, मैं भी आज पहली बार ही यहाँ पर आई हूँ, कुछ कपड़े लेने थे। चलो ना, उधर चलते हैं, कपड़ों की बढ़िया शॉप उधर है। हाथ से दाएं तरफ की ओर संकेत करते हुए देशमुख ने कहा। इस पर पूजा ने सहमति से सिर हिला दिया। दोनों शॉप की तरफ चले गए। चलते हुए दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा गए तो देशमुख तुरंत थोड़ा सा साइड से दूर होकर चलने लगा। वास्तविकता तो ये थी कि देशमुख पांडे अपराधी के सामने चाहे कितना भी शौर्य प्रदर्शित करता हो, किंतु पूजा के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाता था। फिर वो दोनों एस्केलेटर से 2 फ्लोर ऊपर गए। वहां लेडी शोरूम में वस्त्र पसंद करने लगे। पूजा ने एक लाल रंग की साड़ी, 2 सूट सलवार परचेज किया, जबकि देशमुख ने कुछ घरेलू सामान लिया। ट्रॉली में रखकर बिल काउंटर पर पहुंचकर बिल पे कर दिया। दोनों मॉल के बाहर आए तो देशमुख बोला, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। पूजा ने सहमति से सिर हिलाया। पूजा गाड़ी में आगे सीट पर बैठ गई। देशमुख ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए। पूजा के घर पहुंचने पर देशमुख ने गाड़ी रोकी। पूजा ने उतरकर कहा, घर चलिए, एक कप कॉफी पीकर चलिए। नहीं, फिर कभी, असहमति से सिर हिलाते हुए देशमुख ने कहा। दोनों ने एक दूसरे को नजरें चुराते हुए देखा। सच तो ये है कि दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट चुका था। अब तो बस उस अंकुर के खाद पानी से पनपने की देरी थी। इंस्पेक्टर देशमुख पांडे अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी फोन की घंटी बज उठी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। उसने फोन उठाया। एसपी साहब का फोन था। जय हिंद सर। फोन को कान से लगाकर कहा, जय हिंद जय हिंद। कोर्ट से आरव के कब्र खोदने के ऑर्डर मिल गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी को वहां लेकर जाना होगा और उनके समक्ष ही खुदाई करनी होगी। ठीक है सर, आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ओके, ये कहकर एसपी साहब ने फोन काट दी। इधर तत्काल अपनी कुर्सी से उठते हुए देशमुख ने पुकारा, शर्मा शीघ्र यहाँ पर आओ। जी सर। तुम कब्र खोदने वाले को लेकर कब्रिस्तान पहुंचो।
मैं तब तक आरव की पत्नी को लेकर आता हूँ। जी सर। देशमुख आरव के घर पहुंचा, डोरबेल बजाई। अनाया ने ही दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर मुंह बनाकर बोली, कहिए अब क्या काम है? मैं इंस्पेक्टर देशमुख पांडे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनाया मना तो करना चाहती थी पर करने का साहस नहीं हुआ। अनिच्छा से बस इतना ही बोली, आइए। अंदर सोफा पर बैठते हुए पांडे ने कहा, मैं आरव कुमार के संबंध में कुछ विशेष बात करने आया हूँ। कहिए, तटस्थ भाव से कहा। फिर इंस्पेक्टर देशमुख पांडे कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझसे किसी बात से खिन्न हैं। अनाया, आपसे भला मैं क्यों खिन्न होने लगी? आपको तो आज पहली बार देखा है। शोभ तो आपकी उस वर्दी से है जो आपने पहन रखी है। पांडे, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? बात करते हुए वो मन ही मन प्रफुल्लित हुआ कि अनाया उसे पहचान नहीं पाई है। मेरे पति निर्दोष होने के बावजूद फांसी पर चढ़ा दिए गए। वो चीखते रहे परंतु उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पांडे ने चौंकते हुए कहा, क्या आप घटना के विषय में कुछ बता सकती हैं कि क्या हुआ था? अनाया, क्यों, अब क्या लाभ? इससे क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या मेरी मांग फिर से भर जाएगी? क्या मेरी बेटी को उसके पिता फिर से गले लगा सकते हैं? देखिए, आप जो बात करना चाहते हैं वो कीजिए और भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। पांडे कुछ क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया कि कैसे अपनी बात कहे। कुछ समय पश्चात उसने ही बात शुरू की कि देखिए, अभी हाल में हुए कुछ मर्डर के संबंध में तो आपको पता ही होगा। म्यूजियम की चोरी के विषय में भी आपने पढ़ा सुना होगा। अनाया, हाँ तो? अनाया के रूखेपन के कारण पांडे को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो आखिर क्या कहे और किस तरीके से फिर से अपनी बात को प्रारंभ करे। तो हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिससे ये सिद्ध होता है कि इन सब के पीछे आरव कुमार का हाथ है, या कह लीजिए कि कोई उनका प्रयोग कर रहा है। अनाया, आप ये कैसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं? कभी आज तक ऐसा हुआ है कि एक मरा हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर सके? तुम्हारे अंधे कानून ने ही उन्हें फांसी पर चढ़ाया था और उनको दफनाया भी था। अब तो कम से कम उनको बख्श दो, उन्हें कब्र में तो चैन से जीने दो। सिसकियां भरती हुई अनाया भावावेश में आकर निरंतर बोलती चली गई। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। उसके आंखों से टपकते हुए आंसू को देखते हुए उसने बात आगे बढ़ाई। कहा कि देखिए, मैं आपकी भावनाओं को भली बातें समझता हूँ। आप पर क्या बीत रही होगी इसका भी मुझे अनुमान है, लेकिन मुझे समाज के हित में ऐसे कुछ कदम भी उठाने पड़ते हैं जो अन्य को कष्टकारी प्रतीत हो सकता है। अभी जितने भी हत्या हुई हैं उन शवों में कुछ अनजानी बॉडी के खाल के रेशे मिले हैं जो कि आरव के डीएनए से पूरी तरीके से मैच करता है। हमारे पास कोर्ट के परमिशन भी है आरव की कब्र खोदने की। पुलिस आरव कुमार की बॉडी को देखना चाहती है। कोर्ट का भी यही आदेश है कि ये सब पुलिस आपकी उपस्थिति में करे। इसीलिए मैं आपको अपने साथ कब्रिस्तान लेकर चलने के लिए आया हूँ। अनाया, ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है वो कर लीजिए। पांडे, देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास पुष्ट प्रमाण है, इसीलिए एक बार आश्वस्त होना आवश्यक है। इन सब घटनाओं के पीछे किसका हाथ है? आरव की बॉडी ठीक है या फिर नहीं? यदि ठीक है तो कोई कुचक्र रचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आरव को बदनाम करना चाहता हो या फिर पुलिस को गुमराह करना चाहता हो। अब इन सभी के रहस्यों से आवरण हटाना आवश्यक है। अब तत्काल मेरे साथ चलिए। कुछ विचार कर अनया साथ चलने के लिए उद्यत हुई। उसने बेटी को साथ में लिया और देशमुख के साथ गाड़ी में बैठकर चल दी।